हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को और दो चीज़ें हमने बेसिकली वहाँ पे डिस्कस की कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है और ये किस तरीके से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से अलग होती है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स के बारे में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं, लाइक जेट इफेक्ट किस तरीके से अफेक्ट करता है, एटॉमिक साइज किस तरीके से अफेक्ट करता है, और इसके अलावा हम पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे कि एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या चेंज आते हैं और पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या चेंज आएंगे। आज के इस वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे। पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार बात कर लेते हैं, कल का जो लेक्चर हमने डिस्कस किया था उसका ब्रीफ रिवीजन ले लेते हैं। तो ये HCl एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसे एक इलेक्ट्रॉन पेयर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इस इलेक्ट्रॉन पेयर में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हाइड्रोजन से हुई है और दूसरे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग क्लोरीन से हुई है। अब हम जानते हैं, ठीक है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमेशा हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब क्लोरीन ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्लोरीन भी अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और हाइड्रोजन भी अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, पर क्लोरीन की एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो इस वजह से ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा किसकी तरफ? क्लोरीन की तरफ। और एज रिजल्ट हमें यहाँ पे डेल नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा क्लोरीन पे और हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जस्ट एक मॉलिक्यूल में दो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, उस टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोलते हैं। इसके अलावा जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी उस तरफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा, जिस तरफ डिस्प्लेस होगा उस पर डेल नेगेटिव चार्ज आएगा और जहाँ से दूर जाएगा उस तरफ डेल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। ये हमने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात की। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या क्या डिफरेंस हैं उनकी बात की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की सर जब भी बात करते हैं तो ये एक प्रॉपर्टी है आइसोलेटेड गैसियस एटम की, और ये क्या होती है? एक बाहर से किसी इलेक्ट्रॉन को आइसोलेटेड गैसियस एटम की वैलेंस शेल में ऐड करने के दौरान कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। इसके अलावा अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें तो ये एक मॉलिक्यूल में देखी जाने वाली प्रॉपर्टी है। दो एटम्स जो कि कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, वो इस कोवेलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, उस टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोलते हैं। तो बेसिकली दिस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मॉलिक्यूल एंड दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। दूसरा डिफरेंस हम देखें तो मैंने बताया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक एनर्जी का टाइप है। ठीक है, दिस इज अ टाइप ऑफ एनर्जी एंड दिस इज नॉट ए टाइप ऑफ एनर्जी। थर्ड, ये मैंने बात की, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, देयर इज नो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इसकी बात करें तो इसकी यूनिट वही होगी जो एनर्जी की यूनिट होती है, क्योंकि ये बेसिकली अमाउंट ऑफ एनर्जी को ही तो बताता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेसिकली अमाउंट ऑफ एनर्जी को बताता है, तो इसकी यूनिट वही होगी जो एनर्जी की यूनिट होगी। लाइक जूल हो सकती हैं, कैलोरी हो सकती हैं, किलो जूल हो सकती हैं, किलो कैलोरी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है। तो जितनी भी एनर्जी की यूनिट होगी वो किसकी यूनिट हो सकती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की यूनिट हो सकती है। तो ये बेसिकली हमने ये दो डिफरेंस देखा और यहाँ पे हमने सीखा है क्या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फैक्टर्स किस तरीके से अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को, जेड इफेक्ट किस तरीके से अफेक्ट करता है,
एटॉमिक साइज किस तरीके से अफेक्ट करता है, और इसके अलावा परसेंटेज एस कैरेक्टर की बात करनी है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहला फैक्टर हम यहाँ पे ले रहे हैं जैड इफेक्ट। सर जैड इफेक्ट की हम काफ़ी बार बात कर चुके हैं। जैड इफेक्ट सर जब भी इंक्रीज होता है तब भी अट्रैक्शन इंक्रीज होता है। अट्रैक्शन इंक्रीज होता है किसके बीच में? बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जेड इफेक्ट इंक्रीज होने का मतलब हम मानते हैं सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स के लिए अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, और न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स के लिए अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है? अब न्यूक्लियस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को भी उतनी इफेक्टिवली अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब जेड इफेक्ट इंक्रीज होने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होती है। तो अट्रैक्शन इंक्रीज होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी। तो कुछ इस तरीके से जेड इफेक्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को अफेक्ट करता है। लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्ट। ठीक है, जेड इफेक्ट बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी। दूसरे फैक्टर की बात करते हैं एटॉमिक साइज की। एटॉमिक साइज की अगर बात करें तो एटॉमिक साइज जब भी एटम की इंक्रीज होती है, एटॉमिक साइज जब भी इंक्रीज होती है तब डिस्टेंस इंक्रीज होती है, डिस्टेंस इंक्रीज होती है बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होती है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही तो है जो कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के टाइम में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे, उन्हीं में से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ गई, इसका मतलब न्यूक्लियस की पकड़ कमज़ोर हो जाएगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर, या फिर बोले कोवेलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर पर। तो अब डिस्टेंस बढ़ने के कारण न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोवेलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को इफेक्टिवली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीजेस। तो किस तरीके से अफेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को एटॉमिक साइज? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। ये हमने दो फैक्टर्स की यहाँ पे बात की है। चलिए फैक्टर नंबर 3 देखते हैं, परसेंटेज एस कैरेक्टर। परसेंटेज एस कैरेक्टर की बात करते हैं। फैक्टर नंबर 3, परसेंटेज एस कैरेक्टर अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। परसेंटेज एस कैरेक्टर, अब ये जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है ये हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है, जिसे हम केमिकल बॉन्डिंग नाम का एक चैप्टर आएगा आगे, उसमें पढ़ने वाले। परसेंटेज एस कैरेक्टर की बात करें तो एक सीधा सीधा अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को किस तरीके से अफेक्ट करता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब एक मॉलिक्यूल लेते हैं, कंपाउंड लेते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH, इस तरीके से। तो ऐसा कार्बन, इस कार्बन को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये 3 हाइड्रोजन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और एक चौथा बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना रहा है जो कि एक सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ पे आपको देखने पर इस कार्बन की अगर बात करें तो ये 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, अब इस कार्बन की बात करते हैं। इस कार्बन की अगर बात करें तो इस हाइड्रोजन के साथ ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये कार्बन इस कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा,
ये कार्बन इस कार्बन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और एक पाई बॉन्ड बनाएगा। तो इस कार्बन की अगर बात करें तो ये कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है प्लस एक पाई बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। सिमिलरली इस कार्बन की अगर बात करें, तो ये कार्बन इस कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है, इस कार्बन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, सॉरी, ये कार्बन इस कार्बन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड बना रहा है, और इस कार्बन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो इस कार्बन की अगर बात करें तो ये कुल मिला के 2 तो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और साथ में 2 ही पाई बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। अब ऐसा कार्बन जो कि चारों के चारों बॉन्ड कैसे हैं, सिग्मा बॉन्ड है, ऐसे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। ऐसा कार्बन जो एक सिग्मा बॉन्ड बना ले, ऐसे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। और ऐसा कार्बन जो 2 सिग्मा बॉन्ड बना ले, ऐसे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, ठीक है। अब बात करते हैं परसेंटेज s की। परसेंटेज s कितना है? परसेंटेज s निकालने के लिए हमें देखना होगा ये हाइब्रिडाइजेशन एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल के मिलने से बना है, ठीक है। तो इसमें s का कितना फ्रैक्शन आएगा? s, ये टोटल कितने ऑर्बिटल है? 4, उनमें से एक s है, तो 1 आउट ऑफ 4, और 1 आउट ऑफ 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 25%। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें, यहाँ पे फ्रैक्शन क्या आएगा? 1 आउट ऑफ 3, ठीक है। 2 p हैं, एक s है, तो अगर इसको परसेंटेज में लेके तो ये 33.33% आएगा। यहाँ पे अगर बात करें तो एक s है, एक p है, s का फ्रैक्शन होगा 1 आउट ऑफ 2, और परसेंटेज s हम कितना लिख सकते हैं? 50%। क्या लिख सकते हैं? 50%। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरीके से अफेक्ट करती है? ऐसा कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ऐसा कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और ऐसा कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp है। इनमें अगर बात करें तो यहाँ पे परसेंटेज s कितना देखने को मिला? 25%, 33.33%, और इसका परसेंटेज s कितना देखने को मिला? 50%। तो इस तरफ जब मूव कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ रहा है। परसेंटेज s कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इसलिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी। तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर sp2 की उससे कम, sp3 की सबसे कम होती है। तो कुछ इस तरीके से परसेंटेज s कैरेक्टर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को अफेक्ट करता है। तो ये हमने फैक्टर्स की बात की, 3 फैक्टर्स देखे बेसिकली। जेड इफेक्ट की बात करें तो जेड इफेक्ट जब भी इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एटॉमिक साइज जब भी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और परसेंटेज एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से समझाया है। चलिए आगे बात करते हैं अब। फैक्टर्स की हमने बात की, अब पीरियोडिक ट्रेंड्स देखते हैं। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है एक ग्रुप में। चलिए बात करते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स की। पीरियोडिक ट्रेंड्स, पीरियोडिक ट्रेंड्स की बात करें तो पहले ग्रुप में बात करते हैं। ग्रुप में हमारा मूवमेंट सर होता है टॉप टू बॉटम। सर टॉप टू बॉटम जब भी मूव करते हैं तो जेड इफेक्ट लगभग कांस्टेंट रहता है, पढ़ चुके ये सब हम। साइज ऑफ एटम की बात करें, साइज ऑफ एटम, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होने की वजह से साइज ऑफ एटम लगातार इंक्रीज होगी। इसके अलावा सर बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे अफेक्ट होगी। साइज ऑफ एटम लगातार बढ़ रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगातार डिक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। तो ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। इसके अलावा पीरियड की बात करते हैं। पीरियड की बात करें तो पीरियड में हमारा मूवमेंट होगा लेफ्ट टू
राइट। सर लेफ्ट टू राइट जब भी मूव करते हैं तो जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है, सही, ठीक है, और एटॉमिक साइज लगातार डिक्रीज होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज कम हो रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होनी चाहिए। तो जनरल ट्रेंड ये कहता है कि ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस एंड ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। ओके, अब कुछ एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लिखते हैं। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेज़र करने के लिए अलग अलग स्केल्स आए, पॉलिंग स्केल आया, मूलिकन स्केल आया। तो अब जो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखने वाले हैं यहाँ पर, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जो वैल्यू है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वो पॉलिंग स्केल पे बेस्ड है। चलिए कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख लेते हैं अभी। लिथियम, इस ग्रुप में कौन आता है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। सेकंड पीरियड में बात करें सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। ठीक है, इस तरीके से एलिमेंट्स हैं। इस ग्रुप की अगर बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसके अलावा एक एलिमेंट की और बात करेंगे जो कि है हाइड्रोजन। लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पे 0.1 होती है। सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9 होती है। पोटेशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.8 होती है। रुबिडियम की अगेन 0.8 होती है। सीजियम की 0.7 होती है और फ्रेंसियम की 0.7 होती है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं टॉप टू बॉटम जब मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। अगर आप सेकंड पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगातार 0.5 से इंक्रीज होती है। जैसे यहाँ पे 1.0 है तो यहाँ पे 1.5 हो जाएगी, यहाँ पे 2.0 हो जाएगी, यहाँ पे 2.5 हो जाएगी, 3.0, 3.5, 4.0। इस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। थर्ड पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा 0.3 से। जैसे ये 0.9 है तो अब आगे क्या होगा 1.2, 0.3 से इंक्रीज हो गई, फिर अगेन 1.3 से इंक्रीज होगी 1.5, इसी तरीके से 1.8, फिर होगी 2.3 होती है। ठीक है, 2.2 मान सकते हैं, 2.3 मान सकते हैं। इसके अलावा इसकी 2.5 होती है और इसकी 3.0 होती है क्लोरीन की। यहाँ पे इंक्रीमेंट आपको 0.5 का देखने को मिल रहा है। ये जस्ट एक ट्रिक है, ये आप 0.3 से इंक्रीज करते जाओ, पर इसका यहाँ पे ध्यान रखना है। ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.8 होती है और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.7 होती है। इसके अलावा अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है। तो ये हमने बात की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पे बेस्ड कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब अगर हम पूरी पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की बात करें तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, फ्लोरीन। फ्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी पीरियोडिक टेबल में किसी अदर एलिमेंट की नहीं होती है। और अगर बात करूँ मैं पूरी पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स का, तो फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन। ठीक है, इसको इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। ट्रिक कैसी होगी इसकी, फ्लोरीन की ट्रिक कैसी होगी, फोन कोल से याद रख सकते हैं, FONCl। ठीक है, तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है पूरी पीरियोडिक टेबल की, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है,
नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 होती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हमने 3.0 लिखी, पर वो नाइट्रोजन के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम होती है। एक्चुअल में अगर हम एक्चुअल वैल्यू को ऑब्जर्व करेंगे तो वो नाइट्रोजन से थोड़ी सी कम होगी क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो आज के लेक्चर में हमने बात की फैक्टर्स की और पीरियोडिक ट्रेंड्स की, पोलिंग स्केल पे बेस्ड कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू को हमने यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू को लिख लिया। अगले लेक्चर में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।